नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरी यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन आवर स्क्रीन्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइट्स का पीडीएफ डिस्कशन। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स प्लस पीआईबी की समरी के बारे में। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सेशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों जीएस पेपर 2 के टॉपिक से। टॉपिक रिलेटेड है पीएम केयर फंड से। तो इस फंड में अभी एक डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी इस फंड से रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका की अर्जियों को खारिज कर दिया है। अब अगर उसी याचिका की बात की जाए तो याचिका यानी कि जो पिटीशन था, ये जो पिटीशन थी एक एनजीओ के द्वारा फाइल की गई थी। इस एनजीओ का नाम है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL। इस एनजीओ ने जो पिटीशन फाइल की थी इसमें यह बोला गया था कि पीएम केयर फंड का जो भी पैसा है उसको आप NDRF में ट्रांसफर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को, इस पिटीशन को खारिज कर दिया है और बोला है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करने से मना करते हैं, यानी वी रिफ्यूज टू ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम पीएम केयर फंड्स टू NDRF जिसको नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये दोनों फंड जो हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, इनके ऑब्जेक्टिव अलग है, इनके पर्पस अलग है, इसलिए हम दोनों फंड्स को एक साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं। हम पीएम केयर फंड का पैसा NDRF में ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो पीएम केयर फंड है ये कंप्लीटली चैरिटी पे बेस्ड है। पब्लिक जो भी चैरिटी देती है, कोई भी दान हो गया, मान लीजिए 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, 100 रुपए का है, इस प्रकार का कोई भी दान अगर पीएम केयर फंड में डाला जाता है तो वो एक चैरिटी के रूप में डाला जाता है। तो जो कैग है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये जो है हर प्रकार के अकाउंट को ऑडिट कर सकता है, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट को, चैरिटेबल अकाउंट को ये ऑडिट नहीं कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों, बिकॉज पीएम केयर्स एक चैरिटेबल फंड है, इसलिए कैग जो है इस फंड को ऑडिट नहीं कर सकता है, उसके पास ऐसा करने का अधिकार ही नहीं है। तीसरी बात तो जो इस पिटीशन में कही गई थी वो ये थी कि कोविड-19 सिचुएशन को डील करने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन किया जाए, अमेंडमेंट किया जाए, और इन अमेंडमेंट्स के बाद एक नया नेशनल प्लान ऐड किया जाए और वो इंडिया में लागू किया जाए। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सीधा मना कर दिया है कि नहीं, कोविड-19 सिचुएशन को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हैंडल किया जा रहा है और हम सरकार को यह अधिकार, ये ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि वो इस एक्ट में अमेंडमेंट करें। तो नया नेशनल प्लान बनाने की ये पिटीशन भी बिल्कुल खारिज कर दी गई है। एक और बात यह है दोस्तों कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो डीएम एक्ट है यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, इस एक्ट में एक सेक्शन है जो है 46(1) सब क्लोज B। ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी व्यक्ति अगर NDRF में पैसा ट्रांसफर करना चाहता है, पैसा देना चाहता है अपनी मर्जी से, तो उस व्यक्ति को ऐसा करने से रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। तो नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन इंडिविजुअल्स टू मेक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस टू NDRF। बेसिकली बात यह है दोस्तों कि NDRF में कोई भी पर्सन, आप, मैं या कोई और, अगर पैसा डालना चाहता है तो कोई भी अदर थर्ड पार्टी हमें ऐसा करने से रोक नहीं सकती है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? डीएम एक्ट यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 46(1) सब क्लोज B के द्वारा कहा गया है। कोर्ट ने यह भी मना कर दिया है कि हम जो हैं इस सेक्शन के, यानी जो डीएम एक्ट है, कि गवर्नमेंट ने डीएम एक्ट के तहत जो भी गाइडलाइंस जारी की है उसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, इन स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ को मिनिमम नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ये जो भी प्लान है, जो नेशनल प्लान जो नया बनाने का प्रपोज किया गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा। दूसरी बात यह है कि NDRF के तहत स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन नहीं लगाया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को कि वो पैसा डाले या ना डाले। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा मना कर दिया है कि ये जो सरकार ने डीएम एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस जारी की है, इनमें किसी भी तरीके की राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये था पीएम केयर फंड
से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब अगर इसी के बारे में बात की जाए तो ये पीएम केयर फंड जो है 28 मार्च 2020 को क्रिएट किया गया था और ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत ये रजिस्टर हो रखा है। कौन सा एक्ट के तहत? 1908 के तहत। ठीक है, ये जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट से किसी भी तरीके का बजट रिसीव नहीं करता है, किसी भी तरीके का पैसा रिसीव नहीं करता है, इसलिए इसमें जो पैसा है वो सरकारी पैसा नहीं है, वो पैसा जो है वो डोनेशन से आया हुआ पैसा है, दान से आया हुआ पैसा है। ये जो बजट है, ये जो पीएम केयर फंड है, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड टू हैंडल पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। तो दोस्तों कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए, इससे लड़ने के लिए बेसिकली इस फंड का निर्माण किया गया था, जिसका नाम है पीएम केयर फंड। कौन एडमिनिस्टर करता है इस फंड को? तो दोस्तों इस फंड को एडमिनिस्टर किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द पीएम केयर फंड। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री तो है चेयरमैन। अब इस फंड के ट्रस्टी कौन है? तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ये सब जो हैं इस फंड के ट्रस्टी हैं। तो ये तो था दोस्तों पीएम केयर फंड के बारे में। अब अगर बात की जाए आर्टिकल 266 वर्सेस आर्टिकल 267 के बारे में, आर्टिकल 266 यानी 266 और 267 ये दोनों ही आर्टिकल डील करते हैं फंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ये दोनों आर्टिकल रिलेटेड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से और पब्लिक अकाउंट से। इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की। ये जो फंड है संविधान के आर्टिकल 266 के सब क्लोज 1 में मेंशन है। ये फंड भारत सरकार का चीफ अकाउंट है। इसमें 2 तरीके से पैसे आते हैं। पहला तो टैक्स से, किसी भी प्रकार का जो टैक्स भरा जाता है उससे आने वाली कमाई वो सीधा सीधा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। दूसरा ये है कि सरकार जो भी नॉन टैक्स रिवेन्यू कमाती है बिजनेस डील करके, इन सभी रिवेन्यू से जो कमाई होती है वो सारी की सारी कमाई जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाती है। इसी फंड के बारे में अगर और बात की जाए तो दोस्तों सरकार कोई भी लोन उठाती है, अगर सरकार ट्रेजरी बिल को इशू करके किसी भी तरीके का कोई भी लोन उठाती है तो वो लोन का सारा पैसा इस फंड में जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि सरकार अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, यानी कि जो भी खर्चा है लोन उठाया था उसको रीपे करना है, तो लोन रीपेमेंट का जो भी खर्चा होगा वो भी इसी फंड से होगा। यानी कि अगर लोन उठाना है तो वो लोन का पैसा इस फंड में आएगा और अगर लोन चुकाना है तो इसी फंड से वो लोन भी चुकाया जाएगा। तो लोन से रिलेटेड जो भी काम होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किया जाएगा। एक और बात यह है दोस्तों कि ये फंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको सरकारी पैसा बोल सकते हैं, इसलिए पार्लियामेंट की मंजूरी के बिना, पार्लियामेंट की परमिशन के बिना इस फंड में से पैसा नहीं निकाला जा सकता है। लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि जितनी भी स्टेट्स हैं, भारत सरकार की जितनी भी स्टेट है, जितने भी भारत में राज्य हैं, उन सभी राज्यों का अपना खुद का एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होना चाहिए। उन सभी फंड्स में सिमिलर प्रोविजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और वो जिस तरीके से काम कर रहा है, सेम वे में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स भी हो सकते हैं और वो इन्हीं प्रोविजंस के तहत काम कर सकते हैं। आपके लिए सवाल ये है कि इस फंड से जो खर्चा होता है यानी जो सैलरीज दी जाती है वो किस किस को दी जाती है। अब अगर बात करें हमारे सेकंड फंड की तो वो आता है पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड। ये जो फंड है ये संविधान के आर्टिकल 266 सब क्लोज 2 में मेंशन है। इस फंड के बारे में अगर हम बात करें तो जो भी पब्लिक मनी होती है, पब्लिक मनी कौन सी मनी होती है, तो कंसोलिडेटेड फंड में जो पैसा ना आए वो सारा पैसा कंसिडर किया जाता है कि वो पब्लिक मनी है। तो सारा का सारा जो लेन देन होता है, जो पैसा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हटाकर बाकी सारा पैसा पब्लिक मनी कंसिडर किया जाता है। ये जो पैसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या इसी के बिहाफ पे रिसीव किया जाता है, ठीक है, और ये किस में जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में जाता है, ठीक है। जो भी ट्रांजैक्शन होती है अंडर डेट, डिपॉजिट्स एंड एडवांस, इसमें यह है दोस्तों कि जो भी ट्रांजैक्शन है डेट, डिपॉजिट, एडवांसेस, वो सारा पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आता है,
इसके इतर यानी इसके अलावा बाकी जो भी लेन देन होता है वो कहाँ से होगा, वो पब्लिक मनी से होगा, यानी पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से ही लेन देन होगा। बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा आता है उस पैसे से इतर, उस फंड से बिल्कुल अलग पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट का जो भी लेन देन का काम होता है, पैसा आना या जाना, वो सारा का सारा काम इस फंड के तहत ही किया जाता है। इसमें यह है दोस्तों कि रिसिप्ट्स जो है डू नॉट कंस्टिट्यूट नॉर्मल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट की नॉर्मल रिसिप्ट्स नहीं बनाई जाती है। पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन इसलिए ज़रूरी नहीं है। और एक और बात यह है कि हर स्टेट का अपना पब्लिक फंड हो सकता है, इसी प्रोविज़न का जो प्रोविज़न पब्लिक फंड ऑफ इंडिया का है। तीसरा जो हमारा फंड है वो है कंटीजेंसी फंड। ये जो फंड है आर्टिकल 267 के सब क्लोज 1 में आता है। इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये क्या है, ये 500 करोड़ का एक फंड होता है। इसमें क्या है कि जो भी एडवांसेस होती है फ्रॉम द फंड आर मेड फ्रॉम मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जो फंड है पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के देखरेख में होता है। तो अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया या इसी तरीके की कोई और नेचुरल कैलेमिटी हो गई, तो इसमें क्या होता है कि इस तरीके की जब अप्रिय घटना हो जाती है तो उसमें जब असिस्टेंट प्रोवाइड कराना होता है, इमीडिएटली अगर पैसा निकालना पड़े तो उसके लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया है। इसको आपातकालीन फंड भी हम बोल सकते हैं क्योंकि ये जो फंड है आपातकाल के समय ही इस्तेमाल किया जाता है और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से इस्तेमाल किया जाता है। द अमाउंट इज रिज्यूम्ड टू द फंड टू द फुल एक्सटेंट एज सून एज द पार्लियामेंट ऑथोराइजेज एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों होता क्या है, पहले इस फंड में से होता क्या, मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ गया कहीं पे, अब उस अर्थक्वेक से निपटने के लिए तुरंत के तुरंत पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कंटीजेंसी फंड से आएगा। पहले सरकार इस पैसे को निकाल लेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से, उसके बाद क्या करेगी, जब उस आपातकाल का निपटान हो जाएगा, अच्छे से वो सुलझ जाएगा, इसके बाद पार्लियामेंट में ये एक्सपेंडिचर का सारा ब्यौरा दिया जाएगा और उसके बाद वो जो भी खर्चा हुआ है वापस से सरकार के द्वारा इस फंड में डाल दिया जाएगा। द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होल्ड्स द फंड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों 3 मेजर चीज़ें हैं। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तीनों मिलके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे इस फंड को जनरेट करते हैं और आपातकाल के समय इस फंड का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से भारत सरकार इस फंड का इस्तेमाल करती है, इन्हीं लाइन में, सिमिलर लाइन में हर सरकार का अपना एक अलग कंटीजेंसी फंड हो सकता है। अब अगर दोस्तों जो सब कुछ मैंने पीछे बताया उसको अगर समराइज किया जाए तो वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फंड कंसोलिडेटेड फंड है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, इनकम टैक्स से और नॉन टैक्स रिवेन्यू दोनों तरह से आता है। हर प्रकार का जो एक्सपेंडिचर होता है सरकार इस फंड से करती है। और पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन, तो पैसा निकालने से पहले पार्लियामेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है और यह आर्टिकल 266 सब क्लोज 1 में मेंशन है। दूसरा जो फंड है वो है पब्लिक फंड। पब्लिक का पैसा, वो सारा पैसा जो कंसोलिडेटेड फंड में नहीं आता, वो सारा पैसा पब्लिक फंड में आएगा। सरकार जितना भी लेन देन करेगी, अगर वो कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड नहीं है तो वो रिलेटेड होगा पब्लिक फंड से। इसमें पार्लियामेंट की मंजूरी लेना ज़रूरी नहीं है और ये आर्टिकल 266 सब क्लोज 2 में मेंशन है। तीसरा जो फंड है कंटीजेंसी फंड, इसको आपातकालीन फंड भी कहा जा सकता है। इसमें 500 करोड़ रुपए होते हैं। अगर कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसके लिए इसको जारी किया जाता है और इसमें पार्लियामेंट का ऑथराइजेशन कब जरूरी होता है, पैसा खर्च कर दिया, उसके बाद आपातकाल खत्म हो गया, उसके बाद इस फंड से रिलेटेड सारी जानकारी देने के लिए पार्लियामेंट में ये डिस्कस किया जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 267 सब क्लोज 1 में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। भारत सरकार के जो भी फंड होते हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।